हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट जो वीडियो था, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं हैं, छोटे छोटे 15-16 मिनट के वीडियो हैं। हम इस छोटे छोटे वीडियो के साथ जो है पूरी इंडियन पॉलिटी को एज अ होलिस्टिक वे में कवर करने वाले हैं, जिससे आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे उससे एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ दिए जाते हैं, बट आप पढ़े रहेंगे तो आप अपनी विवेक और तार्किक शक्ति से जो है उसको कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है घुमा के आते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम कमिटीज़ की बात की थी, जो कमिटीज़ बनी थी संविधान बनाने के लिए जो है, तो टोटल 22 प्रकार की कमिटीज़ थी। हम उसको आज जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं उसकी चर्चा करेंगे। 22 में 8 मेजर कमेटी थी और बची हुई माइनर कमेटी थी। देखिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट है कि B.N. राव संवैधानिक सलाहकार जो थे हमारे, वो B.N. राव जी थे। देखिए आप, ये इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं रेड से मार्क करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, संवैधानिक सलाहकार थे हमारे। बेनेगल नरसिम्हा राव पूरा नाम है इनका। कमिटीज़ मैंने बताई, 22 प्रकार की टोटल कमिटीज़ बनी थी, जो है 22 कार्य करने थे जो उस तरह के। तो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में कौन सी कमेटी थी? ठीक है, तो इनके अंडर में जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी वो है यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें समझना बहुत कम है। आपको 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको खुद ही दिमाग में याद आ जाएगा कि इस कमेटी के कौन थे। इसमें क्या करेगा कि मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चंस आते हैं, और या तो ऑप्शन दे देगा कि जैसे 3 ऑप्शन है, 4 एक ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो ये 3 कमेटी उसमें रहेंगी, चौथा ऑप्शन जो रहेगा वो आपका जो है गलत रहेगा। तो यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति किसके अंडर में थी? जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में थी। ठीक है, उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में थी। स्टेट कमेटी, राज्यों से समझौता करने वाली जो कमेटी थी जो है, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में थी। ठीक है, तो 3 कमिटीज़, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी। अब सरदार पटेल जी की बात करें तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान की जो समिति थी वो सरदार पटेल जी के अंडर में थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, बहिष्कृत क्षेत्र। ये देखिए, बहिष्कृत क्षेत्र यहाँ पे। तो ये जो कमेटी थी ये सरदार पटेल जी के अंडर में थी। और ये जो कमेटी थी, इसके अंडर में सब कमेटी, 5 सब कमेटी बटी हुई थी। वो 5 इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, जो मुझे सही लगी इंपॉर्टेंट है जो है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके हेड कौन थे? JB कृपलानी चेयरमैन थे। और माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी चेयरमैन थे इसके। इसके बाद बढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर में कौन सी कमेटी थी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये इम्पोर्टेंट है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। और स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, ये तो मेजर कमेटी है। ये प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियमन समिति और स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, ये मेजर कमिटीज़ हैं। माइनर कमिटीज़, जो कि मेजर कमिटीज़ 8 थे, 22 में 8, उसके अलावा ये कुछ माइनर कमिटीज़ हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चेयरमैन थे। और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, तदर्थ समिति, इसको हिंदी में कहते हैं तदर्थ समिति, पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है जो है। तदर्थ समिति, इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति, कई बार सीधे पूछ देता है कि प्रारूप समिति
के मेंबर्स के बारे में पूछ देता है। इसमें जब मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसमें प्रारूप समिति जो आपकी है टोटल इसमें 7 मेंबर थे। ये 29 अगस्त 1947 को जो है गठित हुई और इसमें टोटल 7 मेंबर थे। उन 7 मेंबर के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। उसमें जो कुछ में 2 मेंबर ऐसे थे जो एक लोग तो अपने हेल्थ ग्राउंड के लिए रिटायरमेंट ले लिए थे, तो उनके जगह पे कोई और आ गया, और एक लोग की डेथ हो चुकी थी। तो कुल मिला के व्यक्तियों के नाम आपको 9 याद रखने हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड जो थे भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, ये चेयरमैन थे, अध्यक्ष। उसके बाद एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादि कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद देखिए एन माधवा राव, इनकी क्या हुई, जो मैं बताया कि इनकी तबीयत खराब हो गई और फिर इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, तो उनके जगह पे बी एल मित्र आए। फिर टी कृष्णमाचारी, इनकी डेथ हो गई 1948 में, तो इनके जगह पे डी खेतान जी आए। अब देखिए जो लोग आए हैं, अगर मान लीजिए आपको एक पल के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, एम माधवा राव, एम से आप याद रखिएगा, यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, मित्र और माधवा राव, यहाँ पे कृष्णमाचारी के और ये खेतान के। तो ये 2 चीज़, एक खाली हिंट है। देखिए कभी भी ट्रिक पे मत जाइए। आप ट्रिक पे जाएंगे, इतने सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस में, तो आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। ट्रिक अपनी जगह धरी रहती है। बहुत अच्छी किस्मत रहेगी तो आपको जो है वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया तो आप बल्ले बल्ले कहेंगे कि हाँ। तो ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही कम चांसेस हैं। आपको यहाँ पे दिमाग में हर चीज़ बैठानी है। और ये जो नाम है ना, ये सब नाम आपके पॉलिटी के जो ये लोग व्यक्ति हैं, ये कई बार सामने आएंगे आपके। तो जब भी आएंगे तो आपको जो है खाली रिकॉल कर लेना है कि अच्छा ये तो नाम ऐसे था, इनसे रिलेटेड एक कमेटी थी, ये चाहिए इनकी कमेटी। जब 1-2 बार आप रिकॉल कर लेंगे तुरंत आप में कंठस्थ हो जाएगा। अब ये है, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, कोई ट्रिक नहीं है। आप बैक टू बैक 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नहीं तो आपने एक बार देख लिया, तुरंत जाके इसे क्वेश्चंस लगा लीजिए। क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में ही आपके जो भी क्वेश्चन सीरीज़ होगी, क्वेश्चन आपने बुक रखी होगी PYQ की, उसमें ये क्वेश्चन भर भर के दिए होंगे। कैसे दिया होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित व्यक्ति हैं या ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित हैं, 2 नाम दिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में चलेगा। 2 नाम यहाँ रहेंगे, अलादि कृष्णस्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू डाल दिया। आपको लगेगा कि अरे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 7, 8, 9 लोग हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, और इनके साथ जो है मदन मोहन मालवीय डाल दिया या कुछ भी डाल दिया ऐसे। तो आपको 1-2 बार ये नाम आपके जहन से या आपके नज़र से गुजर जाएगा तो ईजिली याद हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ तक हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, टोटल 7 मेंबर थे, 2 लोग एक्स्ट्रा ऐड हुए इसमें, एक लोग का हेल्थ ग्राउंड की वजह से और एक लोग की डेथ हो चुकी थी 1948 में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादि कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवा राव जो कि हेल्थ ग्राउंड से रिटायरमेंट लिए, तो इनके जगह पे BL मित्र आए। टी कृष्णमाचारी, इनकी डेथ हो चुकी थी, तो इनके जगह पे कौन आया, DP खेतान जी आए। अब देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने 6 महीने के अंदर ही जो है ड्राफ्ट को तैयार कर लिया। टोटल उनकी जो है 141 डेज़ की बैठक हुई जो है। अब ये जो ड्राफ्ट था वो बन के फरवरी 1948 को तैयार हो गया, हाँ, और पब्लिश कर दिया गया। ये आम जनता के बीच में पब्लिश कर दिया गया और उनसे राय लिया गया कि इसमें क्या सही है कि नहीं, इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट किया गया। तो और ये सब करने के लिए टोटल 8 महीने का उनको समय दिया गया। 8 महीने का समय दिया गया। उस 8 महीने में जो भी राय और जो भी चेंजेस जनता चाहती थी, भारत की जनता,
उसको जो है देखा गया, एनालिसिस किया गया। तो फाइनल जो है ये अक्टूबर 1948 को बन के तैयार हो गया। ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें सिर्फ हम लोगों ने कमिटीज़ की बात की। इसके बाद हम आगे और भी चर्चा करेंगे आने वाले टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा अजीब सी है, कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई जगह सूखा ही टाइप का चल रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे क्लाइमेट की बात हुई है तो क्लाइमेट में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। ठीक है, तो जो वेदर होता है, मौसम हमेशा बदलता रहता है। तो मौसम क्या होता है? शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है, ये हमेशा बदलता रहता है, कभी गर्मी कभी बारिश, कभी कुछ। और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 10-20 साल 30 साल के जो एवरेज होता है उसको कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे कोई भी आप इंटरव्यू में गए, ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपसे पूछ देते हैं ऐसे ही मजाक करने के लिए या नॉलेज चेक करने के लिए कि आज का क्लाइमेट कैसा है, आज का क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट आपको नहीं, आज का वेदर कैसा है। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।